इस भीड़ में अपनी पहचान कैसे बनाएं? ठीक है, ये $1,000,000 क्वेश्चन है। सर्विस हो या प्रोडक्ट, वो ऐसा होना चाहिए जो लोगों की जिंदगी बदल दे। बिना गोल के आप परेशान रहेंगे, छटपटाएंगे, टाइम वेस्ट करेंगे, जिंदगी व्यर्थ चली जाएगी। गोल इज द सोल ऑफ सक्सेस। देखा है हमने भी जिंदगी को करीब से, और बात कुछ बनती नहीं सिर्फ नसीब से। होते नहीं अरमान पूरे खोखले इरादों से, चलती नहीं जिंदगी मरे हुए वादों से। कि मंजिल को पाना इतना आसान नहीं है, चलते हैं लोग मगर दिशा का ज्ञान नहीं है। और भरे पड़े हैं ऐसे लोग इस संसार में जो सांस तो ले रहे हैं पर उनमें भी जान नहीं। करना है चमत्कार तो चरित्र को सूरज की तरह चमकाना होगा। आती जाती सांसों में उत्साह का प्रवाह लाना होगा, और परिस्थिति अनुकूल हो या ना हो, अपनी सोच को मजबूत बनाना होगा। ये एक पहले मिथ था कि हमको कोई सलाहकार की जरूरत नहीं है। ये मेरा मिशन है, युद्ध का कॉन्सेप्ट खत्म हो जाए। ठीक है, बुद्ध के देश में युद्ध नहीं होता, मोदी जी का ये स्लोगन है। हमारे आदरणीय पीएम नरेंद्र मोदी साहब ने इंडिया को पूरे वर्ल्ड में एक ब्रांड के रूप में प्रेजेंट किया है। सही। आज हमारे स्टूडियो में जो गेस्ट हैं, उनका मानना है कि पर्सनल और प्रोफेशनल ब्रांड बनाना बहुत ही ज़रूरी है। हमारे स्टूडियो में राजेश अग्रवाल जी हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद आपका। और राजेश सर लेखक है, मेंटर है, और बहुत सारी कॉर्पोरेट कंपनियों को ट्रेनिंग्स देते हैं। तो आज उनके साथ द ग्रैंड सेलिब्रिटी टॉक शो में एक इंटरेस्टिंग बातों का दौर शुरू करते हैं। उससे पहले हमारी चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। सर, आज के ज़माने में पर्सनल और प्रोफेशनल ब्रांडिंग क्यों ज़रूरी है? ठीक इसी तरह जैसे शरीर को आत्मा और दिल की ज़रूरत है। ऑर्गेनाइजेशन आज की डेट में, एक ज़माना था कि आप कहते थे कि भाई हम फलानी कंपनी में जा रहे हैं, काम ख़त्म हो जाता था। लेकिन आज की डेट में ये ऐसा है मामला कि अगर आपकी अपनी मार्केट में एक ब्रांड है, ब्रांड का मतलब लोग आपको जानते हैं। पहले तो उसका मतलब समझा दें। ब्रांड का मतलब आप लोगों के दिल की धड़कन हो। ब्रांड का मतलब है कि लोग आपके पीछे आते हैं खुद कि मुझे आप चाहिए। मैं ज़रा 5-6 मोटे मोटे पॉइंट बता दूं ब्रांड का मतलब। ब्रांड कभी भी बेचने नहीं जाता है, लोग उसके पीछे आते हैं। तो आज की डेट में ऑर्गेनाइजेशनल ब्रांडिंग हो या पर्सनल ब्रांडिंग हो, दोनों इसलिए ज़रूरत है क्योंकि हम एक डिजिटल भीड़ के अंदर हैं। इसको डिजिटल क्राउड बोलते हैं। उस क्राउड के अंदर आपको मिनिमम से मिनिमम टाइम मिलता है अटेंशन गेन करने का, और वो तभी संभव है जब आप एक ब्रांड है। यानी आज की डेट में मुझे अगर कोई सुन रहा है, आपको कोई सुन रहे हैं, कितनी देर मैं इनको रिटेन कर पाऊँ, यानी इनकी आँख की पलक की झपक, पलक नहीं झपक रही है मुझे सुनते वक्त, और बहुत बार झपक इधर, इसका मतलब मैं रिटेन नहीं कर पा रहा हूँ। तो आज की डेट में ब्रांड और भी ज़्यादा ज़रूरत हो गई है, क्योंकि मार्केट में जो क्राउड है उसमें दोनों कंपनी ब्रांडिंग और पर्सनल ब्रांडिंग की इसलिए आवश्यकता है। तो वो कैसे करना चाहिए सर? राइट। अभी तक हमने पूछा क्या करना चाहिए, अब दूसरा प्रश्न आपने पूछा वो कैसे करना क्योंकि चाहिए। आजकल डिजिटल का बहुत ज़माना है। आज भीड़ लगी है, आप देखो यूट्यूब में, इंस्टाग्राम में। इस भीड़ में अपनी पहचान कैसे बनाएं? ठीक है, ये $1,000,000 क्वेश्चन है। देखिए, सबसे पहले आपको अपने अंदर जाना पड़ेगा। मैं क्या दे रहा हूँ दूसरों को देखकर उसमें नहीं जाना है। मेरे अंदर क्या है पहले उसको देखना है। राइट। मैं कॉपी पेस्ट AI ChatGPT से कर रहा हूँ, या मेरे अंदर नेचुरल NI काम कर रहा है, नेचुरल इंटेलिजेंस काम कर रहा है। दुनिया में हर व्यक्ति का थंब इम्प्रेशन अलग है। यानी खुदा ने, ईश्वर ने, भगवान ने हर व्यक्ति का अलग थंब इम्प्रेशन बनाया। यानी आपके अंदर, आप जानते हैं, आप उसमें एक्सपर्ट हैं। इसका मतलब मेरे भीतर कोई ऐसी खास चीज़ है जो और किसी के पास ना थी ना होगी। अब मुझे डिस्कवर करना पड़ेगा पहले तो वो चीज़ क्या है। ये हो गया मेरे डिस्कवरी। अब डिस्कवर के बाद उसको पब्लिक में लाके एक प्रोफेशनल मैकेनिज्म बनाना पड़ेगा ताकि मेरी डिमांड हो। तो ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है कि कैसे मैं अपने अंदर की आवाज़ को पकड़ के, अंदर की पर्सनल ब्रांडिंग की बात कर रहा हूँ, क्वालिटी को पकड़ के पब्लिक में उसका एक
डिमांड क्रिएट करूं, एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है जो शायद हम आगे हैंडल करें। जो भी बिजनेस है उनको कंसल्टेंसी क्यों ज़रूरत है? ओके, क्योंकि कई सारे फैमिली बिजनेस आप देखो बहुत साल लाइक चलते हैं, फिर वो डेड हो जाते हैं फैमिली बिजनेस। ये एक पहले मिथ था कि हमको कोई सलाहकार की ज़रूरत नहीं है, हमें कोई कंसल्टेंट की ज़रूरत नहीं है। मैं इसमें सचिन तेंदुलकर को लेके आना चाहूँगा, मेरे लिए वो एक रोल मॉडल है। जीवन के 30 साल 25 साल क्रिकेट एक्टिवली खेलने के बाद अभी लेटेस्ट आपने देखा उन्होंने कुछ महीने पहले बहुत तगड़ी बैटिंग की है। ये व्यक्ति आज भी वैसे ही कमिटमेंट के साथ कंसल्टेंसी और कोचिंग लेते हैं जैसे आज से 30 साल पहले लेते थे। जब आप एक्सेलेंट बनने का कमिटमेंट लेते हैं तो आपको एक्सपर्ट के साथ हाथ मिलाना पड़ेगा। एक्सपर्ट क्या होता है? वो चारों तरफ नज़र रखता है क्या चल रहा है, और आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस के साथ, आपकी यूनिकनेस के साथ आपको मार्केट में यूनिक जगह खड़ा कर देता है। इसीलिए कंसल्टेंसी की ज़रूरत है। हाँ, इसमें आपको कंसल्टेंट का बैकग्राउंड देखना पड़ेगा, कितने साल का एक्सपीरियंस है, किस ऑर्गेनाइजेशन को उन्होंने ट्रेनिंग दी है, क्या टेस्टिमोनियल्स हैं, लोग क्या कह रहे हैं, ये फैक्टर भी इवैल्यूएट करना ज़रूरी है। बट कंसल्टेंट को आप अपने लेवल का ना समझें, यानी कंसल्टेंट सचिन को बेस्ट बनाने में मदद कर सकता है, बट उसमें ये ना खोजे कि इसकी नेटवर्थ सचिन के जैसी है या नहीं है। वो एक एजुकेटर है, बट बिना कंसल्टेंट मेंटोर के आज की डेट में नहीं होगा। फाइनल वर्ड बता रहा हूँ, क्योंकि एक मेंटोर 1000 किताब के बराबर है। सर, आप बड़े बड़े लीडर्स को ट्रेनिंग देते हैं, तो 5 ऐसे गुण बताइए जो लीडर्स में होने चाहिए अपनी कंपनी को ग्रो करने के लिए। वैसे तो बहुत है, समराइज में 5 हम लेके आए, 5 लेके आते हैं। पहला जो है, बड़ा लीडर ना विजन के साथ काम करता है। गोल्स रहते हैं बट वो 10 साल का एक विजन लेके चलता है। वो ऐसे नहीं कहेगा आज कंपनी उठाई कल लैंडिंग करा दी, ऐसा कभी नहीं काम करेगा। वो 10 साल का लॉन्ग विजन लेके चलता है, नंबर 1। नंबर 2, मेरा ऐसा मानना है, वो कस्टमर फर्स्ट नहीं, एम्प्लॉय फर्स्ट पे काम करता है। आजकल मैंने देखा बॉन्डिंग बहुत कम रहती है अपने बॉस और अगर मेरे स्टाफ मेरे से मेंटली इमोशनली कनेक्टेड नहीं है, काम नहीं हो पाएगा, इम्पॉसिबल। मतलब फिर हाथ काम करेगा, हार्ट काम नहीं करेगा। समझ गए ना? हाथ काम करेगा। नंबर 2, एम्प्लॉय फर्स्ट, यानी उसकी जो नीड है वो सब यहाँ फुलफिल होगी, तुमको कहीं नहीं जाना है। तो आप जॉब दे रहे हैं या करियर दे रहे हैं, आपको डिसाइड करना है। मैं अक्सर अपने वर्कशॉप में पूछता हूँ, मैं 2 नंबर पॉइंट पे हूँ अभी, किसी कंपनी के ओनर्स, सर ये लॉयल नहीं है, ऑनेस्ट नहीं है। मैंने कहा प्रॉब्लम फिर आपकी है, इनकी नहीं है। अगर ये आपके लिए जान नहीं दे पा रहे हैं तो प्रॉब्लम आपकी है, आपने कुछ ऐसा किया ही नहीं है। अगर ये कह रहे हैं सर सैलरी वाली भाड़ में हम जान दे देंगे, मतलब आप किस लेवल के उनके दिल में बैठ गए हैं। तो दूसरा है एम्प्लॉय फर्स्ट, बढ़िया लोग चुने, अच्छे लोग चुने। हो सकता है स्मार्ट ना हो लेकिन ऑनेस्ट हो, बढ़िया हो, कंपनी के साथ एक पार्टनरशिप में काम करें। पार्टनरशिप मतलब सैलरी मिल रही है लेकिन वो अपना समझ के काम करें। तो पहला हो गया विजन, दूसरा हो गया एम्प्लॉय, तीसरा सर्विस हो या प्रोडक्ट हो, वो ऐसा होना चाहिए जो लोगों की ज़िंदगी बदल दे। इसको बोलते हैं लाइफ चेंजिंग प्रोडक्ट या सर्विस। मेरा प्रोडक्ट ही काफ़ी है, विज्ञापन नहीं भी दूंगा तो प्रोडक्ट बात करेगा। हमारी लाइन में हम प्रोडक्ट हैं, आपकी लाइन में आप प्रोडक्ट हैं। तो चाहे आप सर्विस दे रहे हैं या प्रोडक्ट दे रहे हैं, वो लोगों की ज़िंदगी बदल दे। लोग हमारा एडवर्टाइजमेंट खुद कर देंगे। ठीक हो गया, विजन हो गया, एम्प्लॉय फर्स्ट हो गया, प्रोडक्ट हो गया। चौथा, एक ही रात में डबल टर्नओवर वाला माइंडसेट ना रखें। हम 25% 30% साल का या 6 महीने का ग्रो करेंगे। वो बड़ी बड़ी कंपनी ऐसे चलते हैं। आजकल ये वर्ड चल रहा है ना कि मैं भाई सप्ताह में 1 दिन काम करता हूँ, टर्नओवर को डबल कर देता हूँ, फ्री रहता हूँ। बहुत सारी ऐड आती है, बहुत ऐड आ रही है। अब आप एक बात सुने, ध्यान से सुने मुकेश भाई, आपके एम्प्लॉय को आप बोल रहे भाई मैं तो सप्ताह में 1 दिन काम करता हूँ, बोलेगा यार हमको 7 दिन लगा रहा है काम पे, खुद सप्ताह में 1 दिन और गोल्फ खेल रहा है। ऐसे नहीं होता है। अगर वो 8 घंटा काम कर रहा है तो मुझे 10 घंटे काम करना पड़ेगा। ठीक है, और मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि इसको 12 घंटे काम पे लगाइए, 9 से 4 बहुत काम होता है। तो चौथा हो गया कि एक ही रात में अमीर बनने का प्रयास ना करें, कंसिस्टेंट ग्रोथ करें। चौथा हो गया। और 5वां और फाइनल हो गया, लास्ट हो गया, सक्सेस की परिभाषा। एक तो ये टर्नओवर, नेटवर्क, ये सब सक्सेस। दूसरी सक्सेस की परिभाषा है कि मैं कितने लोगों के लिए इंस्टीट्यूशन हूँ, कितने लोग मुझे रोल मॉडल मानते हैं, कितने लोग कहते हैं कि बस इनके अलावा मुझे और कहीं नहीं जाना है। ये 5 बेसिक लीडरशिप क्वालिटी है जो मैं समझता हूँ शुरुआत में इन पर ध्यान देना ज़रूरी है। इस पर ध्यान देंगे तो फिर आप लोगों की दुआओं में आएंगे, उनकी प्रार्थनाओं में रहेंगे, और सबसे बड़ी सफलता है कि मैं आपकी प्रार्थना में मौजूद हूँ।
ये मेरा एनालिसिस। कोई ऐसी कंपनी का आप एग्जांपल इंडिया में है? टाटा। और किसको दूं मैं? अब आप लोग कहते हैं जब से रतन टाटा जी नहीं रहे चीज़ें गड़बड़ हो गई, वो छोड़ दीजिए। टाटा दुनिया की, इंडिया की नहीं, दुनिया की मित्रों एक ऐसी कंपनी है जिसका प्रोडक्ट ब्रांडिंग पे काम नहीं करती है, सर्विस ब्रांडिंग पे काम नहीं करती है, एथिक ब्रांडिंग पे काम करती है। टाटा मतलब डन, ठीक है। उसके बाद फिर हम आ जाते हैं अमूल का जो ग्रुप है नंबर 2, ठीक है। आप देखिए कितने साल हो गए, लगभग 100 साल के करीब होने, कुरियन साहब की जो कंपनी है 100 साल। ये 2-4 नाम ऐसे, 2-4-10 नाम मैं चलता चला जाऊंगा। उधर में आप नारायण मूर्ति साहब को ले लीजिए, उधर में आप, मैं आ रहा हूँ धीरे धीरे आना। उसके बाद आप नारायण मूर्ति साहब के बाद महिंद्रा को ले लीजिए, फिर हमारे अपने अंबानी ग्रुप आ जाएगा। ऐसे करके मैं ऑर्डर वाइज लेके आ रहा हूँ, लेकिन मैं टॉप से आ रहा हूँ, ऊपर से आ रहा हूँ। आज कोई भी व्यापारी टाटा उसको नंबर 1 पे रखेगा, उसके रोल मॉडल के हिसाब में रखेगा, उसका सिस्टम फॉलो करेगा। आप प्रोसेस कितना भी बढ़िया बना लीजिए, पर्सन अगर अच्छे नहीं हैं तो रोल मॉडल नहीं बन सकता। और हम जिस सिटी में बैठे हैं, अदानी बहुत नज़दीक है यहाँ नज़दीक, हाँ 2 किलोमीटर ही है उनका। मेरा व्यक्तिगत एयरपोर्ट पे एक्सपीरियंस अभी रहा, अडानी ग्रुप के जितने भी लोग थे, मैंने एक प्रॉब्लम आ गई थी, विद इन अ सेकंड सॉल्व कर दिया। मैं कॉम्प्लीमेंट देना चाहूँगा उनको, इट वाज वंडरफुल। यस, अब कंट्रोवर्सीज और लोगों की बातें तो बहुत सारी है, लेकिन मैं उसमें जाना नहीं। ये यार मुकेश, होना चाहिए जीवन में जो अच्छी चीज़ है उसकी बात करो, है ना। एक जगह मैं प्रोग्राम कर रहा था, तो मेरे बाद के जो मेरे पहले जो स्पीकर थे, मैं बस ऐड कर रहा हूँ फटाफट, उन्होंने अंबानी पे कुछ कमेंट कर दिया, धीरू भाई पे कुछ सा इशू उनका रहा। मेरा उसके बाद मेरा नंबर है और मेरे लिए वन ऑफ द रोल मॉडल वो है। तो मैंने कहा, मैंने उनसे कहा कि देखिए, बुरा ना माने, कभी कभी क्या होता है ना, अंगूर खट्टे होते हैं, तो कमेंट करना इजी है, उसके बराबर बनना बड़ा टफ है। आपके जो नकारात्मक अनुभव है वो प्राइवेटली आप डील कीजिए, लेकिन जो चीज़ अच्छी है, अमेरिका में इन सब लोगों को रोल मॉडल माना जाता है, लेजेंड माना जाता है, हमारे यहाँ व्यापारी माना जाता है। आज अगर 5000 करोड़ मान लीजिए, जो कहते हैं कि बेटे की शादी में खर्च हुआ, तो वो 5000 करोड़ कितने लोगों के हाथ से गुजरे होंगे, यानी कितने लोगों को 2 वक्त की रोटी मिली होगी। इकोनॉमिक्स पे सोचना चाहिए, मेरा ये नज़रिया है इकोनॉमिक्स को सोचने का। जी, जीवन में लक्ष्य, गोल का क्यों महत्व है? जिसका खुद का गोल नहीं, वो दूसरे के गोल के लिए काम करता है, पर एग्जैक्टली गोल, जैसे स्टूडेंट के लिए गोल कितना इम्पोर्टेंट है सर? अच्छा मुकेश भाई, बिना गोल के जीवन है ही नहीं। मतलब आप प्रकृति को देखो, चंद्रमा टाइम पे आ रहा है, सूरज टाइम पे आ रहा है, फूल टाइम पे आ रहा है, ऋतुएं टाइम पे आ रही हैं, हर एक का गोल है। ये भगवान के द्वारा सेट है, इसका मतलब गोल सेटिंग पूरा ऊपर से बन के आ रहा है। इसको स्टूडेंट के कंसेप्ट से थोड़ा आ रहा हूँ, मैच करूँगा। आप एक स्टूडेंट से बस ये पूछ लीजिए क्लास 12 में, तू बनेगा क्या? देखते हैं। तू सब्जेक्ट क्या लेगा? देखते हैं। लाइफ तुम्हारी है, बनना तुमको, देखते हैं मतलब 36 लोगों से पूछेगा। इसलिए 100 में से एक स्टूडेंट का शायद गोल होगा, 1000 में से एक अचीव करते हैं। क्यों? वो 1000 में से एक उसको बिल्कुल पेस्ट करता है, फोकस करता है कि मुझे यहाँ मैं 11 साल की उम्र से फोकस कर रहा हूँ, मुझे स्टेज चाहिए, मुझे स्टेज चाहिए, मुझे मंच चाहिए, हर जगह स्टेज, मंच, माइक, बोलना। अभी आप चालू हो गए, सुबह तक चालू रखो, कोई दिक्कत नहीं है। बिना गोल के आप कहीं तो पहुँचोगे, और जहाँ पहुँचोगे मुकेश भाई कहोगे, आप पता है क्या, मेरी किस्मत में यही लिखा था। ये बिना गोल वाली लैंग्वेज है। तो मैं निवेदन करता हूँ स्टूडेंट से कि आप रात को आंख बंद कीजिए, सबसे बढ़िया खुद से बात करना सीखिए, और आप देखिए मेरे सारे गोल बाहर से भीतर आ रहे हैं, भीतर से बाहर जा रहे हैं। आप छोटे से छोटे काम को भी टॉप लेवल पे करेंगे, दुनिया पीछे भागेगी। एआई की दुनिया है ये, चैट जीपीटी की दुनिया है। बिना गोल के आप परेशान रहेंगे, छटपटाएंगे, टाइम वेस्ट करेंगे, जिंदगी व्यर्थ चली जाएगी। गोल इज द सोल ऑफ सक्सेस। सफलता की आत्मा का नाम गोल है, इसलिए गोल जरूरी है। पावर ऑफ स्पीकिंग का कितना महत्व है? हम जो डे बाय डे चीजें बोलते रहते हैं, राइट, उसका हमारे जीवन पर कितना प्रभाव पड़ता है? मैं रिस्पॉन्स करना चाहूँगा। हम 2 काम पूरे दिन में सबसे ज़्यादा करते हैं, एक है सोचना, एक है बोलना। राइट। अगर सोच बढ़िया है और उसको बोलने का तरीका बढ़िया, वही हु पे आ गया, आई मैनेजमेंट, तो फिर दुनिया आपके कदमों में है। किस टोन में बोलना है, कैसे शब्दों का चुनाव हो, चिल्ला के नहीं बोलना है, नेगोशिएशन में चिल्ला के नहीं बोला जाता है, कौन सी भाषा का उपयोग करना है, कहाँ बोलना नहीं है, सिर्फ सुनना है,
एक वर्ड बस बोलना है। तो पावर ऑफ स्पीच जो है वो 70% रोल प्ले करती है। एक एनालिसिस हुआ, एक व्यक्ति अगर बात कर रहा है तो कंटेंट का रोल कितना है, बॉडी लैंग्वेज का रोल कितना है और एक्सप्रेशन का रोल कितना है। आप हैरान रह जाएंगे, 93% ओवरऑल एक्सप्रेशन का रोल है। आपका कंटेंट बहुत अच्छा है लेकिन डिलीवरी में आप अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे। तो मुझे लगता है हर व्यक्ति को बोलने की कला के ऊपर बहुत काम करना चाहिए, किस तरह बात की जाए। कभी मौका मिला तो फिर उस पर फिर और आपको एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेगी सर? किसी ने पावर ऑफ वर्ड पे, जैसे कई सारे बिजनेसमैन बोलते रहते हैं कि आजकल बहुत मंदी है, बहुत कंपटीशन है, बिजनेस नहीं चल रहा है, पूरे दिन यही बातें रिपीट करते हैं, तो उनको आप क्या सलाह देना चाहेंगे? उनसे मेरा विनम्र निवेदन है, अगर आप खुद को अपडेट नहीं कर रहे हैं तो आउटडेटेड हो जाएंगे। एक लाइन में अगर हम वही कर रहे हैं जो करते आए हैं तो वही नतीजे मिलेंगे जो मिलते आए हैं। इसका मतलब या तो आपने दुकान को अपडेट नहीं किया है, दुकान अगर है छोटी सी, आपने अपने पहनने का तरीका अपडेट नहीं किया है, आपने अपने मार्केटिंग का तरीका कहीं अपडेट नहीं किया। 4 चीज़ें बिजनेस के अंदर, मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, विल, स्किल, नॉलेज और स्ट्रैटेजी। विल का मतलब है काम करने की इच्छा, स्किल का मतलब है काम करने का तरीका, नॉलेज का मतलब है जो काम कर रहा हूँ उसका पूरा ज्ञान, उसकी पकड़, आप जैसे मुझसे प्रश्न पूछ रहे हैं पूरी पकड़ है आपकी। और स्ट्रैटेजी का मतलब है मैं किसको टारगेट करूं। मैं अक्सर ब्रांडिंग में सिखाता हूं, आप अगर एवरीबॉडी को चेस करेंगे तो नोबॉडी मिलेगा आपको, राइट? तो इन सब को मैं कहना चाहता हूं, आप घबराएं ना, रात को थोड़ा विचार करें और कल से सोचें मैं क्या 3 नए चेंजेस करूं कि मेरा बिजनेस में 3 महीने में चेंजेस आ जाए। वरना मैं भी 31 साल से मार्केट में हूँ, सर्वाइव कैसे करता। मुझे नहीं पता मेरी रैंकिंग क्या है, टॉप 10 में हूँ, टॉप 15 में, बट हाँ 31 साल से मैं कर रहा हूँ। कितने स्पीकर, ट्रेनर, कोचेज़ आए, शिव खेड़ा जी सबसे पहले आए, उसके बाद मैं हूँ और उसके बाद बाकी लोग हैं। तो चल रहा है, मार्केट में बना हुआ हूँ। आप एक कोच हैं, तो आपकी जर्नी की शुरुआत कैसे हुई थी? आप इस फील्ड में कैसे आए? फास्ट फॉरवर्ड में बताता हूँ मुकेश भाई। मेरी पैदाइश और परवरिश कलकत्ते शहर में हुई। मेरे फादर एक बिजनेसमैन थे, उनकी 4 दुकानें थी रेडीमेड गारमेंट्स की। मेरी 3 सिस्टर हैं, जो एक मुझसे 10 साल बड़ी है, 2 छोटी है। मेरा उनमें बिज़नेस में कोई इंटरेस्ट नहीं था। मैं कलकत्ते के एक आर्टिस्टिक माहौल में बड़ा हुआ हूँ, जहाँ मेरे आसपास फिल्म एक्टर्स, आर्टिस्ट, परफॉर्मर, सिंगर्स, ये माहौल था मेरा, म्यूज़िकल माहौल था। तो मैं उनको ऑब्ज़र्व करता, मेरी ऑब्जर्वेशन स्किल भगवान ने शुरू से अच्छी दी है। ऑब्ज़र्व करके, कॉपी करके मैं मिमिक करता था। कलकत्ते में एक अनाउंसर आज भी है, होस्ट कहते हैं उसको, शकील अंसारी। तो कैसे मंच पे आते थे, कैसे शेर पढ़ते थे, ये मैं बचपन से इनको फॉलो करता था। फादर का क्लियर था कि तुमको दुकान चलानी है। तो बट मैं धीरे धीरे फॉलो करते मुझे लगा ये सब काम मैं कर सकता हूँ। फिर ऐसा हुआ कि 19 साल की उम्र में एक बार जीवन में मंच पे परफॉर्म करने का मौका मिला, और उसमें मैंने अपने 19 साल की, या 19 साल मैंने बचपन से तो नहीं, बट 10-12 साल में जो सीखा था उसकी सारी भड़ास मंच पे निकाल दी। तालियां, गड़गड़ाहट, गले मिलना। लोगों ने कहा तुम इसी काम के लिए बने हो। टीचर मेरी मौजूद थी, उन्होंने कहा बेटे मैं पढ़ाई का तो नहीं कह सकती, बट मंच तेरे लिए है, तू मंच के लिए है। तब तक फादर का बिजनेस कोलैप्स कर गया था और हम लोग कलकत्ता से दिल्ली आ गए। दिल्ली मेरे रिलेटिव रहते हैं। मैं 20 साल का था। दिल्ली में मैंने पालिका बाज़ार में वो टी-शर्ट बेचना शुरू किया, एकदम झट से चेंज। ये पिक्चर चल रही है बिल्कुल। कलकत्ते में बीकॉम में फाइनल ईयर में था, छूट गया, यानी मैंने ग्रेजुएशन नहीं कर पाया। मैं खुल के बोलना चाहूँगा, छूट गया। मैं ये नहीं कह रहा हूँ ग्रेजुएशन छोड़ो, मुझसे छूट गया। उसके बाद मेरी 2 सिस्टर यहाँ पे थी, फादर की डेथ हो गई, कैंसर से उनकी डेथ हो गई। मैंने घर संभाला, और संभालने के बाद ड्रीम वही था कि कुछ दिन बनना है। और मुझे एक कंपनी में नौकरी मिली, HP, ह्यूलेट पैकर्ड, जिसका लैपटॉप आप लोग यूज़ करते हैं। वहाँ मुझे एक ट्रेनिंग में जाने का मौका मिला, और वहाँ मुझे लगा जो ड्रीम छूट गया था अब दोबारा रिकनेक्ट हो रहा है। यानी मैं स्टेज परफॉर्मर किसी भी रूप में बनूँ, चाहे मैं होस्ट के रूप में बनूँ या ट्रेनर के रूप में बनूँ। तो जो ट्रेनर वहाँ थे, मैंने उनको बोला मैं आपके साथ ज्वाइन करना चाहता हूँ। उन्होंने मुझे बोला कल नौकरी छोड़ सकते हो क्या? बहुत बड़ा दाव था ये, क्योंकि पूरी फैमिली। मैंने रिज़ाइन कर दिया और मैं उनके साथ 94 में आ गया एज अ ट्रेनी, और मैं उनके साथ लगा रहा। मिस्टर अशित घोष उनका नाम है, अपने गुरु का नाम लेना चाहूँगा, ठीक है। उनके साथ में लगा रहा, और 97 में उन्होंने मुझे कहा अब तू तैयार हो गया है, अब इंडिपेंडेंट ट्रेनिंग शुरू कर। तो मैंने अपना करियर ट्रेनिंग का
बोलने का 97 से शुरू किया था, बट आया मैं 94 में, तो 31 साल टोटल हो गए। और 2000 में मैंने वहाँ से रिज़ाइन करके अपनी कंपनी बनाई, जिसको आप जानते हैं, जिसका नाम है रीबर्थ एकेडमी, जो आज भी चल रही है। ये मेरी फास्ट फॉरवर्ड यात्रा है। सर, रीबर्थ जो आपने नाम रखा है, उसके पीछे क्या रीज़न है? बहुत रीज़न है। जिस दिन मैंने उनकी कंपनी छोड़ी, वो अच्छे नोट पे नहीं छोड़ी थी। हमारे बीच कुछ विवाद हुआ था, जो मैं पब्लिक में लाना कभी नहीं चाहूँगा, क्योंकि बाद में हमने रिजॉल्व कर लिया। ठीक है, कभी भी प्राइवेट विवाद को पब्लिक में नहीं लाना चाहिए, मैं ऐसा समझता हूँ। थोड़ा बहुत तो होता है हर जगह। तकलीफ दोनों को थी। तो जिस रात को छोड़ा था, उसी रात को 3 बजे तक मैं जागा, अपनी वाइफ के साथ मैं बात कर रहा था। हमने एक स्लिप बनाई, ये नाम, उस पर नाम निकल के आया रीबर्थ। तो वो मेरे लिए भी रीबर्थ था, और जो ट्रेनिंग हम लोग देते हैं वो भी रीबर्थ है। वहाँ से नाम आया और एकेडमी नाम ऐड कर दिया। प्रोपराइटरशिप कंपनी है, मैंने पार्टनरशिप और वो सब नहीं बनाई, क्योंकि मैंने टर्नओवर का बिजनेस मेरा है नहीं। जितनी देर में बोलता हूँ उतना पैसा आता है। तो मुझे पता था मैं 1000 करोड़ बनाने में मदद कर सकता हूँ, मेरा 1000 करोड़ नहीं होने वाला है, इसलिए मैंने उसको प्रोपराइटरशिप रखी है। रीबर्थ की कहानी ये है। सर, आपका एक प्रोग्राम है आई मैग्नेट, आई मैनेजमेंट। हाँ, वो लिखा है शॉर्ट फॉर्म में। अच्छा। बट उसका पूरा मतलब है आई, खुद को मैनेज कैसे करें। अच्छा। हाँ, तो आई मैनेजमेंट प्रोग्राम में हाँ क्या सिखाते हैं सर? वेरी गुड। वैसे नाम आपने आई मैग्नेट बड़ा अच्छा दिया मुझे, थैंक यू। मैं तो मैग्नेट ही समझा है ना? शॉर्ट फॉर्म में। नहीं, मैं अभी सोच रहा हूँ, और मैं इसको क्योंकि अल्टीमेटली वी आर मैग्नेट। यस। पूरा मैं उसको आपसे मैं ले लूँगा वो लाइन और नीचे मैग्नेट लिख दूंगा। अच्छा, ये जो आई मैनेजमेंट प्रोग्राम है, ये 1 डे सेमिनार है। देखिए, मार्केट में जितने भी कोर्सेज है ना, वो हाउ पे सिखाते हैं। इससे ऐसे बात करो, ऐसे बैठो, ऐसे डील करो, यानी हाउ। अच्छा, एक हाउ का आप आंसर देंगे तो 4 हाउ और प्रश्न आ जाता है। मैं हाउ से पहले हु पे काम करता हूँ। अच्छा। ये आई मैनेजमेंट हु को ठीक करता है। मैं कैसे, किस टोन में बात करूँ, उनसे कैसे बात करूँ, नहीं, मेरी टोन पहले ठीक हो, मेरा वॉइस पहले ठीक हो, मेरे पास शब्द ठीक हो, मेरी ड्रेसिंग ठीक हो, यानी हु पे काम कर रहा हूँ। हु एक बार सेटल हो गया, यानी आई मैनेजमेंट या मैग्नेट, तो हाउ अपने आप ठीक हो जाएगा। इसीलिए इसका नाम रखा गया है आई मैनेजमेंट वर्कशॉप। सर, आपको डॉक्टर डेस्टिनी क्यों कहा जाता है? ओह हाँ। 2000 में जब मैंने रीबर्थ एकेडमी बनाई, उस समय मैं, शिव खेरा जी, अरिंदम चौधरी, इन तीनों के ऊपर बिजनेस टुडे मैगजीन ने आर्टिकल लिखा। ठीक है, अब आर्टिकल में उनको भी अलग अलग नाम दिया। आर्टिकल का नाम था सरफिट ऑफ गुरुज, गूगल में मिल जाएगा शायद। तो जब मुझसे मिलने आए, मेरा जब इंटरव्यू लिया, तो उन्होंने मुझे टाइटल दिया, ये डॉक्टर डेस्टिनी है। ये मेरा नहीं है, ये बिजनेस टुडे मैगजीन ने मुझे टाइटल दिया है। अब वो कहते कहते पॉपुलर हो गया। चलो, उसके पीछे कुछ वजह तो रही? उसके पीछे मुझे लगता है उनकी वजह रहेगी कि इंसान की जो मंजिल है, जहाँ इंसान पहुँचना चाहता है, उस तक पहुँचने में ये अपनी ट्रेनिंग के माध्यम से मदद करते हैं। शायद यही वजह रही होगी। और सर, आप कविताएं बहुत अच्छी लिखते हैं। जी। क्या एक दो कविता हो जाए मेरी हमारे दर्शकों के लिए? हाँ, वो पुस्तक हमारी अभी रिलीज हुई है, अमेजॉन पे है। क्या नाम है सर पुस्तक का? पर्सपेक्टिव, नज़रिया, अमेजॉन पे अवेलेबल है। ठीक है, देखा है हमने भी जिंदगी को करीब से, और बात कुछ बनती नहीं सिर्फ नसीब से। होते नहीं अरमान पूरे खोखले इरादों से, चलती नहीं जिंदगी मरे हुए वादों से। कि मंजिल को पाना इतना आसान नहीं है, चलते हैं लोग मगर दिशा का ज्ञान नहीं है। और भरे पड़े हैं ऐसे लोग इस संसार में, जो सांस तो ले रहे हैं पर उनमें भी जान नहीं। पूरी कर दूँ। करना है चमत्कार तो चरित्र को सूरज की तरह चमकाना होगा। आती जाती सांसों में उत्साह का प्रवाह लाना होगा। और परिस्थिति अनुकूल हो या ना हो, अपनी सोच को मजबूत बनाना होगा। सर, आपके साथ एक रैपिड फायर राउंड खेलते हैं। मेरा वो है, हम पर है गिफ्ट है। जी। आपकी फेवरेट बॉलीवुड हीरो कौन है सर? ओहो, 2 का नाम लूंगा मैं। एक तो कैलकटा से उत्तम कुमार, जो फेमस नाम है। एक बॉलीवुड से आते हैं दिलीप कुमार साहब। ये दिलीप, मैंने 11 साल की उम्र में मैंने शक्ति पिक्चर देखी थी। बस मेरा दिमाग घूम गया उनकी एक्टिंग देख के। सो मैं पीछे से आऊँगा, दिलीप कुमार साहब। अब आगे बहुत है, बट शुरुआत वहीं से। और आपकी फेवरेट बॉलीवुड हीरोइन? मैं मानना चाहूँगा रेखा जी, एक्टिंग के मामले में। का फेवरेट मूवी? अमिताभ बच्चन की मैं आज़ाद हूँ, और दिलीप साहब की शक्ति। उस फिल्म का कोई डायलॉग आप? हाँ, जब दिलीप साहब, अमिताभ बच्चन उनके सामने आते हैं और कहते हैं, नहीं, उनको बुलाते हैं
और उनको कहते विजय मैंने सुना है तुमने इस होटल में नौकरी कर ली है। कहते हाँ मैंने बोला, है बढ़िया बात, कमाल की बात करते हो यार, चश्मा ऐसे निकाल के। जब खुद पता नहीं होता तो कम से कम पूछ लिया करो, तुम जानते हो किसके यहाँ नौकरी की है, वो 2 नंबर आदमी है, ही इज़ अ ब्लैक लिस्टेड मैन। ये फेवरेट डायलॉग आपने कहा, और आपने जाके यहाँ नौकरी कर ली। उसके बाद अमिताभ बच्चन बोलते हैं इससे क्या फ़र्क पड़ता है, बोले बकवास बंद करो, मुझे सब समझाने की। तो ये डायलॉग कि कितने आसानी से एक पिताजी अपने बच्चे को समझा सकता है, स्मूथ डिलीवरी ऑफ डायलॉग, कोई इधर हाथ पैर नहीं मान रहे हैं, ये इनकी जो पकड़ थी ये फेवरेट थी। अमिताभ बच्चन साहब मैं आज़ाद हूँ में स्टेज पे एक लेक्चर देते हैं और लोगों को मेस्मराइज कर देते हैं। वो आप देखिएगा, मैं आज़ाद हूँ पिक्चर, शबाना आज़मी उसमें मौजूद है इस पिक्चर में। ये 2 पिक्चर का, ये हिंदी की बात कर रहा हूँ, बांग्ला में भी अलग है वो, तो ये 2 है। आपका फेवरेट मेल सिंगर? और आप बहुत अच्छा गाते भी जी हैं। जी 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 भगवान की कृपा है, किशोरदा को लाना पड़ेगा मुझे। सर किशोर जी की कोई 2 लाइन हो जाए सर। दिए जलते हैं खिलते हैं बड़ी मुश्किल से, मगर दुनिया में दोस्त मिलते हैं, दिए जलते हैं। अब कभी हो फेवरेट फीमेल सिंगर सर? लता जी। लता जी की 2 लाइन हो जाए सर, कोई भी गाना। लता जी की जब डेथ हुई थी तो मैंने वो गाना गा के रिकॉर्ड किया था, और मैं देखो वो अभी झट से आपने पूछा तो याद नहीं आ रहा। हाँ, आप रैपिड फायर के क्वेश्चन थोड़ा बढ़ाइए, मैं हो सकता है उस गाने पे आऊँ। रफ़ी साहब का तो था तुम मुझे यूँ भुला ना पाओगे। लता जी का एक गाना मैंने उनका ही रिकॉर्ड किया, वो सलमान खान ने भी गाया है वो गाना सलमान खान ने भी उनकी याद में वो गाना गाया है ना। बट अगर आप मुझसे कहें कि उनके फेवरेट गाने में से, तो मैं कहूँगा हीना पिक्चर के सारे गाने उनके बेस्ट हैं। देर ना हो जाए कहीं, देर ना हो जाए, आ जा रे। अब मैं उसमें माहौल बना दिया। ये थोड़ा हमारी वाइफ भी गाती है, हम लोग स्टार मेकर पे हमारा चैनल है, लोगों को बोलना फॉलो करेंगे। और मेरा मन है इस साल के अंत तक मैं 25 गानों की एक एल्बम निकालने का मन है। और मैं इंस्पायर हुआ था यहाँ जब मैं गांधीनगर में रहता था कि लोग कैरोके पे गाना गाते हैं ना। मेरा मन है एक दिन मैं कैरो पे गाना गाऊं, लोग मेरे ऊपर पैसा फेंके। डायरो होता है। हाँ, एक बुला के आप बुलाइए कि मैं गाऊंगा जो। जी सर, ये फेवरेट बुक कौन सी फेवरेट बुक? मतलब कोई भी नाम चलेगा ना? कोई भी एक। भगवत गीता। भगवत गीता। कृष्णा को मैं दुनिया का सबसे पहला साइकोलॉजिस्ट मानता हूँ। कभी आप उसको देखेंगे सुबह में बांसुरी बजा रहा है, उसके सुबह में गाय चरा रहा है, युद्ध के अंदर अर्जुन को कोचिंग मेंटरिंग दे रहा है, शाम को जिनसे लड़ाई कर रहा है उनके साथ ताश खेल रहा है। वो आदमी टोटल प्रेजेंट मोमेंट में रहता है, वो कहीं फ्यूचर की बात नहीं करता ना पास्ट की बात नहीं करता। और जब हटता है तो हट जाता है, फिर नहीं। जब छोड़ा उन्होंने, वृंदावन छोड़ा तो छोड़ ही दिया, फिर वापस नहीं लौटे। तो मेरी नज़र में कृष्णा को अभी लोग समझ ही नहीं पाए। आने वाले 500 साल कृष्णा के हैं। मॉडर्न मैन कृष्णा की फिलॉसफी को फॉलो करे तो बिल्कुल फिट रहेगा, क्योंकि वो रियलिस्टिक, मतलब वो रियलिस्टिक फिलॉसफी को जन्म देते हैं कि आपको पूरे दिन में एकदम प्रेजेंट मोमेंट में रहना है। इसलिए कृष्णा को भगवत गीता मेरी फेवरेट है। योर आइडियल पर्सन, वो आपकी फैमिली में से हो सकता है या कोई भी हो सकता है, जिसको आप आपका आदर्श मानते हो? 2 लोग, एक जे कृष्णमूर्ति और एक नेल्सन मंडेला। ये 2 लोग को मैं अपना रोल मॉडल मानता हूँ। आइडल जो आपने पूछा, नेल्सन मंडेला 27 साल जेल में बिताने के बाद उन्होंने फिर बाहर निकल के एक रेवोल्यूशन खड़ा किया, प्रेसिडेंट बने। और जे कृष्णमूर्ति साहब ऐसे हैं जो कोई भी ताम झाम नहीं रखते, जैसे गुरु वगैरह रखते हैं। एक सिंपल चेयर पे बैठेंगे, लेक्चर देंगे, और ओरिजिनल है बिल्कुल। ही इज़ एन ओरिजिनल मैन, मतलब ताली भी आप बजाएंगे, वाई आर यू क्लैपिंग, ठीक है। सो अगर वो मुझे मिल जाए तो बस मैं पड़ा रहूँ उनके पैरों में, ऐसा है। योर फेवरेट पॉलिटिशियन? अटल बिहारी वाजपेयी। अच्छा। व्याख्यान शैल है, कविताएं, वाजपेयी जी। अगर आप मुझे बोलेंगे डायनेमिक तो फिर मैं मोदी जी को लाऊंगा, क्योंकि फेवरेट में 2 कैरेक्टर अलग हो जाएंगे। प्रोग्रेसिव, नया सोच, टेक्नोलॉजिकली साउंड, फिर मुझे मोदी जी को लाना पड़ेगा। आगे सोचना, कुछ नया करना, बड़ा करना, प्राइम मिनिस्टर मोदी। योर फेवरेट फूड? दाल चावल आलू की सब्जी। अच्छा। गांव या शहर? दोनों
समय समय पर। दोनों का अपना मज़ा है। आपका ऐसा कौन सा अभी भी प्रोफेशन है, अगर आप ये कोच नहीं होते तो आप क्या होते सर? मैं मंच से जुड़ा रहता, अच्छा, किसी भी रूप में। हाँ, ठीक है। दूसरा, मुझे आजकल मेंटोरिंग में बहुत मज़ा आता है, 1-to-1 गाइडेंस में 2-3 घंटे का सेशन जब मैं लेता हूँ। और तीसरा, मैं थोड़ा कविताएं का मैं शो शुरू करने जा रहा हूँ, आप भी मेरी मदद कीजिएगा। तो मैं कविताओं के माध्यम से केवल ताली नहीं चाह रहा हूँ, मैं कविताओं के माध्यम से लोगों की लाइफ को हील करना चाहता हूँ, लेकिन मंच से जुड़ा रहूँगा किसी भी रूप में, चाहे कविता लास्ट में और एक आपकी कविता हो जाए, फिर हम शो का एंड करते हैं। शुक्रिया ज़िंदगी मेरे ऊपर नफ़रत के अंगार बरसाने का, और यही मौका है तेरे ऊपर प्यार दिखाने का। शुक्रिया ज़िंदगी मेरी राहों में कांटे बिछाने का, और फिर एक बार मौका दिया है उस पर फूलों की सेज सजाने का। और आज गम में आंसू भी निकल आए तो क्या है, बहुत दिन के बाद वक्त मिला है दिल के बोझ को हल्का कराने का। शुक्रिया ज़िंदगी मेरे ऊपर नफ़रत के अंगार बरसाने का, यही मौका है तेरे ऊपर प्यार दिखाने का। वंडरफुल सर। लास्टली आपका फाइनल अभी गोल क्या बाकी है, मेन जो आप अभी भी लाइफ में बहुत बड़ा कुछ करना चाहते हैं? जी। देखिए, गोल हमेशा पर्सनल होता है और पर्पस सोशल होता है। तो पर्सनल गोल मैं जिक्र नहीं करना चाहूँगा, वो व्यक्तिगत गोल है मेरे, नेचुरल। लेकिन मेरा 3-4 मिशन है लाइफ का, कि मैं जितना अभी तक बोला हूँ और जब तक बोलने की ईश्वर ने मुझे ताकत दी है, जब भी कोई मुझे सुने तो वो एक पीसफुल इंसान बने, क्या बात है, एक लविंग इंसान बने, एक कंपैशनेट इंसान बने, और आने वाले 100-150 साल से इस पृथ्वी से युद्ध समाप्त हो जाए। बहुत बढ़िया सर, ये मेरा मिशन है। युद्ध का कॉन्सेप्ट खत्म हो जाए, ठीक है। बुद्ध के देश में युद्ध नहीं होता, मोदी जी का ये स्लोगन है, बोला है उन्होंने कहीं, और उसको मैं फॉलो करता हूँ, ठीक है सर। बहुत बढ़िया सोच है। हमारे जो भी दर्शक ये एपिसोड देख रहे हैं, तो राजेश जी अपने ये पर्पस में कैसे सक्सेसफुल हो, तो उनके जो भी अपकमिंग प्रोग्राम से, उनके वीडियो से, उनकी ट्रेनिंग से, उसमें आप जुड़िए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप द ग्रैंड सेलिब्रिटी टॉक शो में नेक्स्ट किस गेस्ट को लाना चाहते हैं, नीचे कमेंट में लिखिए, और ये एपिसोड आपको कैसा लगा वो डेफिनेटली हमें बताइए। आपका तहे दिल से धन्यवाद। सुनो सिर्फ अपने दिल की, द ग्रैंड सेलिब्रिटी टॉक शो। सर आपका भी तहे दिल से धन्यवाद। बहुत धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए। थैंक यू।